नमस्कार, आप देख रहे योर मनी, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी कमाई को बढ़ाता है, आपको खास तौर पर अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना सिखाता है, बचत करने के तरीके बताता है और फिर उस बचत से और पैसे बनाने के टिप्स भी आपको देता है। तो पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों के लिए जरूरत पड़े तो प्लानिंग कैसे करें। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, ये गुर भी आपको लगातार सिखाते हैं। तो चलिए आज भी यही चीज़ें हम करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपके सवाल बनेंगे जरिया। और जो नंबर है जिस पर आप अपने सवाल हमें भेजते हैं व्हाट्सएप 7045220000। आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और एक्स के जरिए भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये आपका शो लाइव है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस है आपके पास सवाल पूछने के लिए और हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब योर मनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आज कौन आया है शो पर खास मेहमान के तौर पर जो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आज हमारे साथ हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो सवाल जवाब तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले जैसा कि दस्तूर है, जैसी कि परंपरा है, हम कुछ स्पेशल बातें करते हैं शो के शुरुआत में ताकि वो तमाम दर्शकों के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वेश्चंस काम आए, थोड़ी सी अच्छी एडवाइस उन्हें मिले। आज फोकस होगा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या नए इन्वेस्टर्स हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला सवाल यही कि नए निवेशक निवेश के वक्त किन बातों का ध्यान रखें, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि जिसे भी निवेश करने की शुरुआत करनी है वो कहां से करे, क्या 3-4 बातें हैं जो उनके जहन में आनी चाहिए। विपिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने चुना है क्योंकि मार्केट भी एकदम ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो जो भी नए नए निवेशक जो आ रहे हैं वो आई एम वेरी श्योर कि जो पास रिटर्न्स जो एक साल में जो इक्विटी मार्केट ने जो जबरदस्त स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप्स ने जो रिटर्न्स बनाया है, यूजुअली वो आई एम श्योर वो उनको ही देख के आते रहेंगे। ये जो टॉपिक है, ये नए नए निवेशक जो रहते हैं वो 40s के भी हो जाते हैं, 50s के भी आ जाते हैं और 60s के भी आ जाते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मगर आज जो हम नए निवेशक के बारे में जो बात करें, जो 20s में है, जो नए नए जो ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, जो जॉब्स में नए नए लगे, जो नए नए इनकम उनके घर में जो आ रही है, जो मिड 20s और लेट 20s जो इन्वेस्टर्स है, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए इक्विटी मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्ट रिटर्न्स को देख के आप इक्विटी मार्केट में आए और आप 1 या 2 या 3 साल में आप डिसअपॉइंट हो जाए और इक्विटी एज एन एसेट क्लास को टाटा बाय बाय कर दे। ऐसा हमें नहीं करना है। तो जो नए इन्वेस्टर्स है उनको 3 चीज की खास ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करे, क्यों किस लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। वो अपना रिटायरमेंट के लिए हो सकता है कि वो आफ्टर 10 इयर्स के 15 इयर्स वो अपने शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, घर लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, राइट। तो अपना गोल एक आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज कि रिस्क क्या है। अभी इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप भी आ जाता है, मिड कैप भी आ जाता है और स्मॉल कैप भी आ जाता है। लार्ज कैप बीइंग लिटिल लेस रिस्की, मिड कैप थोड़ा ज्यादा रिस्की और स्मॉल कैप तो एकदम जबरदस्त रिस्क में आ जाता है, राइट। तो रिस्क आइडेंटिफाई करें कि मैं कितना वॉलेटिलिटी में स्टमक कर सकता हूं इक्विटी मार्केट में। और तीसरी चीज टाइम होराइजन। ये टाइम होराइजन ये इज द की, क्योंकि हम रिटर्न तो मैनेज नहीं कर सकते, राइट। हम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम होराइजन मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। सो अगर इन्वेस्टर्स लंबा टाइम होराइजन रखते हैं, मान लीजिए कोई लमसम कर रहा है, तो जो अभी इक्विटी के जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन चल रहे हैं तो 5 to 7 इयर्स का मिनिमम टाइम होराइजन रखे। और अगर कोई एसआईपी कर रहा है तो 7 to 10 इयर्स का मिनिमम टाइम होराइजन रखे। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कोई इन्वेस्टर अपना एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच्ड है तो वो अपना रिस्क और टाइम होराइजन के बेसिस पे, अपना गोल के बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट फंड्स में और डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर ये जो DIY डू इट योरसेल्फ जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जब हम कोई नया भोजन
खाने बैठते हैं, मान लीजिए हमें हमारे सामने जापानीज का भोजन रखा जाता है, तो हम पहले टूट नहीं पड़ते, उससे चखना पसंद करते हैं कि ये हमारे स्वाद के अनुसार है कि नहीं है, ये हमें पसंद है, ये हमें सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सो जो डू इट योरसेल्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेबी स्टेप्स ले। मान लीजिए कि कोई प्योर इक्विटी में आ रहा है, तो वो लार्ज कैप इंडेक्स फंड से शुरू करे, या फिर निफ्टी 500 प्रोडक्ट से चालू करे, या फिर जो एक्टिव फ्लेक्सी कैप होते हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्योर इक्विटी में आ जाता है। और अगर कोई प्योर इक्विटी में इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, तो वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कि अभी मार्केट में वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव चल रहे हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि इक्विटी में से थोड़ा सा एलोकेशन कम करेगा और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेगा। और मान लीजिए जब फ्यूचर में वैल्यूएशन रीजनेबल आता है कि मार्केट क्रैश होता है, तो वो इक्विटी में ज्यादा निवेश करेगा और फिक्स्ड इनकम में कम करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका रिटर्न्स भी अच्छे से मैनेज होता है, रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, राइट? तो और डाउन साइड भी अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पोर्टफोलियो क्रिएट करें नए इन्वेस्टर्स, ये ध्यान में रखें कि वैल्यू और ग्रोथ ये दो स्टाइल से रहते हैं, ये दोनों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड वेल बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। हमने पहले देखा है प्री कोविड 2020 से पहले हमने देखा है ग्रोथ स्ट्रेटेजी ने बहुत ही फिनोमिनल बुल रन दिया है, मगर जैसा कोविड आ गया, फ्रॉम मिड ऑफ 2020 से लेके के 20 एंड ऑफ 2020 से लेके अभी 2023 तक वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड वेल बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में, और ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टाइल में भी काफी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो क्या रहेगा कि रिटर्न्स भी अच्छे से मैनेज हो पाएंगे और रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। राइट। तो दो तीन बातें जो यहाँ ऋषभ ने कही उनको जस्ट मैं एक समअप कर देता हूँ। जल्दी शुरुआत करनी, खासतौर पे उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अभी अपना जॉब स्टार्ट किया है, और जितना जल्दी शुरुआत उतना ज़्यादा फ़ायदा। टाइम डिसाइड करें, गोल डिसाइड करें, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें अपना 8 से 10 साल एटलीस्ट, ताकि आपके पैसे थोड़ा बढ़ पाए, उन्हें वक्त मिले। और फिर जो फंड एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लास्ट में सबसे ज़्यादा ऋषभ ने बोला, उतना पूरा मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स को समझें और उनमें निवेश करें। और बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक साथ हम सब नहीं खा लेते, धीरे धीरे चख के देखते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सी चीज़ सही है। उसी तरीके से फंड्स में भी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन ऋषभ आपसे, ये कि ये तो उनके लिए हो गया जो यंग हैं। आपने जैसे कहा कि भाई ये जब मार्केट थोड़ा अच्छा करता है तो फिर काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, कुछ अराउंड 40s आते हैं, कुछ नियर टू रिटायरमेंट आते हैं। ऐसे लोग जो थोड़े लेट एंट्री कर रहे हैं, उन्हें क्या ध्यान रखना है? देखिए, जो लेट एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता है। मान लीजिए कि कोई 50s में कोई एंट्री कर रहा है, कि मान लीजिए कोई 60s में एंट्री कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इक्विटी यूजुअली थोड़ा कम रखना चाहिए, फिक्स्ड इनकम थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। मान लीजिए कोई 60 साल का है, राइट, और वो इन्वेस्टर इक्विटी में निवेश करना चाह रहा है, तो अराउंड 20 to 30% वो इक्विटी, प्योर इक्विटी में एलोकेशन कर सकता है। क्योंकि क्या रहता है ना कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, वैसे वैसे जो इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमी में घटते जाएंगे। अभी मान लीजिए आज 7-8% का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अब मान लीजिए कि 15 साल के 20 साल के बाद वो शायद से 7-8% ना भी रहे, वो कम भी हो जाए, 6% या 5% भी हो जाए। तो इन्फ्लेशन जो चीज होती है ना, उसको बीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है अपने पॉकेट में, वो साइलेंटली अपने बटवे को खा जाता है वो। सो सम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्विटी में, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म पे इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो जो 50s और जो 60s में आ रहा है, मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड जो बहुत ही सूटेबल रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो डायनेमिकली मैनेज हो जाता है। मगर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा का पूरा पैसा आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन में ना रखें, क्योंकि उसमें मोर देन 40-50% इक्विटी में एलोकेशन रहता है, तो काफी रिस्की हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलरली जो 60s में है वो 20 to 30% एलोकेशन रखे इक्विटी में, और जो प्रोबेबली 50s में है वो थोड़ा सा मान लीजिए कि 40% और 50% एलोकेशन रख सकते हैं। और जो 40% है, जो 40 इयर्स के जो ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो वो ऑफकोर्स ज्यादा एलोकेशन रख सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन से लाइक 50-60 और कभी कभार 70% तलक भी जा सकते हैं।
मगर इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आपका रिस्क क्या है और आप कितना वॉलेटिलिटी को स्टमक कर सकते हैं। राइट तो चलिए ये बातें हो गई कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एज क्या है, आप किस समय एंट्री ले रहे हैं मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के जरिए। फिर गोल बनाना बेहद ज़रूरी, चाहे किसी भी वक्त एंट्री ले रहे हो, एक टाइम होराइजन फिक्स करना बहुत ज़रूरी, और फिर अपने एज ब्रैकेट के अनुसार अपनी रिस्क को एसोसिएट करना और उस हिसाब से अपने फंड्स को एलोकेट करना। ये वो बेसिक बातें हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स को अपने शुरुआती वक्त में, जब आप शुरू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, ध्यान में रखनी चाहिए। फिर किसी दिन आगे बात करेंगे कि फंड्स का सिलेक्शन करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। राइट तो हमारे पहले कॉलर है रिंका पटेल बड़ौदा से। राइट तो आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछे प्लीज अपना। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने अभी जनवरी 2024 से एसआईपी करना चालू किया है। 30,000 की एसआईपी कर रही हूँ मैं अभी। 6 म्यूचुअल फंड मैंने सिलेक्ट किए हैं। मैंने अपने खुद ही डाइट की तरह से ही किए हैं। तो मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं, क्या कोई चेंज करना है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर 10 इयर्स तक मैं अगर 30,000 की एसआईपी करती हूँ तो कितना एक्यूमेट मैं कर पाऊंगी। और मेरा तीसरा सवाल है कि अगर मुझे लमसम 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना हो अभी, तो मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। राइट रिंका, तो अभी हम जो बातें कर रहे थे अब ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आ गया। रिंका जो राउंड आप अगर रिंका मुझे अलाउ करें तो क्या मैं आपकी एज बता सकता हूं यहाँ पे? हाँ जी जरूर। तो 37 इयर्स की हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि एक मिड लेवल एंट्री, जब हम कहते हैं कि एकदम यंग एज में नहीं, एकदम लेट नहीं, लेकिन 37 इन बिटवीन आप कहेंगे। रिंका जी ने एंट्री ली है मार्केट में, जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत की है और 30,000 रुपए की एसआईपी से उन्होंने शुरुआत की। तो इनका सवाल एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। राइट तो यहाँ पर ऋषभ, वही 2-3 सवाल जो रिंका जी के हैं शायद स्वाभाविक तौर पर सबके मन में होंगे कि क्या उन्होंने जो ये 30,000 रुपए का शुरुआत किया है और जो फंड्स में पैसे लगाए हैं, क्या वो एलोकेशन सही है, प्लस लमसम 5 लाख भी वो डालना चाहती हैं और आगे 10 साल तक वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें इन द लाइन है और क्या इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है? विपिन जी, पहले तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने समय बहुत अच्छा रखा है, लंबा टाइम होराइजन रखा है और एज भी उनके साइड पे। तो 10 इयर्स नहीं, वो काफी अभी तो हेल्थ केयर की वजह से अभी लोग 85, 90, 95 इयर्स तक भी जी रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबली। सो एज अभी करंटली बहुत ही अच्छी तरह से उनके साइड में है। पहले मैं उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कितना इकट्ठा कर पा रहे हैं 10 साल के अंत में, उस पे थोड़ा मैथ्स में कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं मैं 12% CAGR रिटर्न्स इक्विटी में अज्यूम कर रहा हूं फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो उनका जो 30,000 का जो मंथली एसआईपी चल रहा है प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 1,20,000 का, वो करीबन 73,42,000 वो इकट्ठा कर पा रहे 10 साल के अंत में। ये प्री टैक्स फिगर है। राइट, उनका जो पोर्टफोलियो पे आता हूं, नजर मार रहा हूं मैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया है, वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में मैं देख रहा हूं मैं एक ही स्मॉल चेंज रेकमेंड करना चाह रहा हूं क्योंकि उनका लंबा टाइम होराइजन है। तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है वो स्विच करके मेरा एसेट फोकस फंड में करें, क्योंकि उनका लंबा टाइम होराइजन है। वो हाइब्रिड प्रोडक्ट में ना रहे, वो अगर हाइब्रिड कोई एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो एक सेपरेट फिक्स डिपॉजिट के डेट म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाए, मगर ये जो पोर्टफोलियो प्योर इक्विटी का रखे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड से स्विच करके मेरा एसेट फोकस फंड में रखे। बाकी ओवरऑल एलोकेशन कैटेगरी सब मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कोई चेंज अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उनका जो तीसरा प्रश्न है कि जो 5 लाख को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका लंबा टाइम होराइजन है, तो 5 लाख वो उनका जो करंट एलोकेशन है ये 6 म्यूचुअल फंड्स में, वो उसी में रख सकते, कोई एडिशनल म्यूचुअल फंड्स की जरूरत नहीं है। राइट तो चलिए आपके तीनों सवाल कि 10 साल में कितना आपका हो जाएगा, तो करीब मैं भी एक कैलकुलेशन लगा रहा था कि 36 लाख रुपए आप डालेंगे और वो बन जाएंगे करीब 73 लाख। तो देखिए ये है कमाल। जो लोग देख रहे हो कि आप अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो जो
आपको समय के साथ उसका फल मिलता है। तो कहाँ आप लगाएंगे 36 साल और कहाँ आपको 36 लाख और मिलेंगे आपको 73 लाख से ज़्यादा, और 12% का रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर ऋषभ। उसके अलावा आपके करंट पोर्टफोलियो में जो एक चेंज है वो उन्होंने सजेस्ट कर दिया है और आपसे यही कहा है कि आप 5 लाख रुपए उस चेंज के साथ जो पोर्टफोलियो बनेगा उसी में लगा दें। तो ये हो गया रिंका जी के लिए जवाब, उनके लिए सलाह। एंड आई होप कि काफ़ी सारे कॉलर्स जो हमको शुरू से हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हमारी शुरुआती बात और रिंका जी के सवाल इनको अगर एसोसिएट कर लें तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं आपके पैसे को बचाने में और फिर बढ़ाने में, और उसमें एज का, टाइम का, स्पेसिफिकेशन का क्या महत्व है। अब हमारे अगले कॉलर हैं संतोष कुमार सिंह, हमें उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या क्या आपने निवेश किया है अभी तक। सर मेरे 5 SIP चलती है, जिसमें से 2 तो टैक्स सेवर मेरे हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म और एक मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इसके अलावा और जो है जैसे एक मेरा निपॉन स्मॉल कैप में समथिंग 2 या 3,000 अप्रॉक्स, और एक और SIP है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो ये लगभग 23,000 के हैं मेरे इन्वेस्टमेंट। और मैं यही जानना चाहता था कि 15 साल में रिटायरमेंट के अप्रॉक्स मुझे लगभग 5 करोड़ का एक अमाउंट चाहिए, तो क्या वो इस पोर्टफोलियो से पूरा हो जाएगा? और हर साल मैं 10 से 15% अपनी SIP टॉप अप भी करता हूँ सर जी। बढ़िया। तो क्या कोई और फंड भी कुछ है या इसी से ही मेरा जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा? सीक्वेंस में एक और बढ़िया सवाल, आपने 23,000 की SIP कर दी, 4-5 फंड में डाली, आपका समय तय है और आपका लक्ष्य भी तय है कि 5 करोड़ चाहिए टिल रिटायरमेंट। आप 10% से बढ़ा भी सकते हैं हर साल। तो क्या ये लक्ष्य पूरा होगा? ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें, राइट ऋषभ? तो संतोष क्या 5 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे उनके रिटायरमेंट तक इस हिसाब से? विपिन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके दर्शक बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं आपके चैनल को देख के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनका पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया है, काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, ज्यादा फंड्स भी नहीं रखे हैं उन्होंने। पहले तो मैं सिर्फ एक छोटा ही चेंज में करना चाहूंगा उनके पोर्टफोलियो में, कि जो उनके 2 फंड्स है सेम AMC के फंड्स है, वो सेम AMC में फंड ना रखे, क्योंकि ओवरलैप रिस्क भी आ जाता है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स भी ओवरलैप हो जाता है, स्ट्रैटेजी भी ओवरलैप हो जाता है, राइट, और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी आ जाता है। तो छोटा चेंज है कि जो उनका जो एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों सेम AMC से है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से स्विच करके वो आइदर कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते, और अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर क्योंकि उनका समय भी काफी लंबे है, तो वो ईडलवाइज मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते। तो ये तो उनके पोर्टफोलियो पे मैं आ गया। अभी मैं थोड़ा सा उनके गोल पे मैं आना चाह रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इक्विटी में फॉर 15 इयर्स, जो उनका SIP जो चल रहा है 23,000 रुपीज प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 12 लाख, तो वो करीबन 1 करोड़ 81 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली वो 5 करोड़ रुपीज इकट्ठा नहीं कर पा रहे 15 इयर्स में। अगर उन्हें 5 करोड़ इकट्ठा करने 15 साल में, तो SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 23,000 टू 90,000 पर मंथ। मगर उन्होंने जो एक एडिशनल चीज बोली कि वो 10 to 20% वो टॉप अप कर रहे हैं। अगर वो 10 to 20% हायर एंड पे अगर 20% वो टॉप अप करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, वो बहुत ही आसानी से अपना गोल अचीव कर पा रहे। सो अगर वो SIP भी इंक्रीज ना करे, तो उनके क्षमता के हिसाब से 10-20% एनुअल टॉप अप करते रहे, मेरे हिसाब से वो काफी अच्छे से अपना लक्ष्य अचीव कर पा रहे हैं। चलिए, तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, और जो चेंजेस है वो आपको बता दिए गए संतोष जी, तो बधाई आपको। और जैसा ऋषभ कह रहे हैं कि दर्शक स्मार्ट हो चले, और अगर इसमें सच में कोई रोल है हमारा, क्योंकि लगातार कई सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होगी कि लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ज़रूर इन सवाल जो कि कई बार लोगों के लिए पर्टिकुलर के लिए होते हैं, लेकिन उनसे आपको भी बहुत सारा देखने, सीखने, समझने को मिलता है। संतोष जी, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो होगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, लेकिन सीखेंगे आप भी। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बात हो रही है किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से बनाएं ताकि आप उससे अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं और रिटर्न्स कमाएं। राइट, अगले कॉलर है हमारे शिंदे तानाजी, नासिक से हमें कॉल कर रहे हैं। तानाजी साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्लीज आप हमें बताएं कि आपका निवेश का क्या तरीका है। योर मनी, सॉरी जी। मैंने ये 8-9 फंड में सर सभी में लमसम डाला है, किसी में 50,000, किसी में 25,000। जी जी जी, ठीक है। तो आपके 8 और 9 फंड हमारे स्क्रीन पर हैं। जी जी हाँ, बोलें सर। यस, तो मैं अगले 5 साल के लिए इसमें निवेश रहना चाहता हूँ और अगले 1 साल तक इसमें मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसमें से मेरी यही मतलब क्वेश्चन है, इसमें से मैं किस में बना रहा हूँ और किस में बढ़ा हुई, ठीक है, किसमें निकल जाऊं। आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अब मेरे मन में 2-3 सवाल आ गए। मैं ऋषभ के पास लेकर जाता हूं उन सवालों के साथ ताकि और लोग भी इससे समझ सके। ऋषभ, एक तो 8 से 9 फंड, क्या ये कम है ज्यादा है? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 के इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, इन्होंने एक साथ लमसम पैसा डाल दिया है। हालांकि ये कह रही है और पैसा डाल सकते हैं और 5 साल इसमें रहना चाहते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी सही रहती है कि आप एक साथ एक पैसा लगा दें फिर उसमें धीरे धीरे और बढ़ाएं, या शुरू से SIP करें? थोड़ा बताएं। विपिन जी, एक साथ पैसा तब इन्वेस्ट करना रहता है कि जब मार्केट में वैल्यूएशन रीजनेबल और चीप होते हैं। मैं उनका जो पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ काफी हैवी है मिड एंड स्मॉल कैप्स में, और उनका जो टाइम होराइजन है वो भी काफी कम है। राइट, अगर मान लीजिए अभी बहुत ही रिसेंटली उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप्स में इतना लमसम इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज नॉट द राइट वे। 5 साल बहुत ही छोटा टाइम होराइजन है, तो उनको रिटर्न्स जो मिड एंड स्मॉल कैप जो सब एक्सपेक्ट करते कि सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स जो मिड एंड स्मॉल कैप जो देते, वो शायद से उन्हें ना दे पाए अगर उन्होंने अभी रिसेंटली मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो लंबा समय रखे। मिड एंड स्मॉल कैप्स रिक्वायर मिनिमम ऑफ 7 to 10 ईयर्स। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स पूरे स्ट्रेच में रिटर्न्स भी नहीं जनरेट करके दिए। राइट, सो लंबा समय रखे। अगर 5 साल का अगर समय है तो फिर ये प्योर इक्विटी का जो मिड एंड स्मॉल कैप्स का उनका पोर्टफोलियो वो तुरंत निकल जाएगा, प्रॉफिट्स में है। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करें जो कि मिक्स होता है इक्विटी और डेट में। अभी उनका पोर्टफोलियो में मैं पहले भी बता चुका हूं मैं कि काफी हैवी है मिड एंड स्मॉल कैप में, सेक्टोरियल फंड भी है और लार्ज कैप बिल्कुल नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों मार्केट कैप अपने अपने एक साइकिल में परफॉर्म करते हैं। राइट, अभी अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगर लार्ज कैप का भी अपना टाइम आएगा, ये भूलना नहीं चाहिए। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जब हम खाना खाते हैं तब हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल लेते हैं, हम अचार लेते हैं, तो उस हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा सा ब्लेंड और अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट टाइम होराइजन 5 साल का रख रहे तो फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करें। अगर वो 10 साल का टाइम होराइजन रख रहे तो फिर एटलीस्ट 40 to 50% लार्ज कैप में होना चाहिए और रेस्ट अपने रिस्क के हिसाब से वो मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। अभी मान लेता हूं मैं ये जो पोर्टफोलियो मैं जो रेकमेंड कर रहा हूं वो मिनिमम 10 साल के लिए है और ये SIP पोर्टफोलियो रेकमेंड कर रहा हूं, लमसम पोर्टफोलियो नहीं रेकमेंड कर रहा हूं मैं। 20% एलोकेशन पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में रखे, 20% फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में रखे, 20% DSP फ्लेक्सी कैप फंड में रखे, 20% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और 20% HDFC स्मॉल कैप फंड। अगेन वापस बोल रहा हूं मैं, 10 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए और ये SIP स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो मेरे हिसाब से काफी बेहतर रहेगा। चलिए, ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण था शिंदे साहब, आपने भी नोट कर ही लिए होंगे क्या क्या चेंजेस बताएं और क्या स्ट्रैटेजी बताई है। लेकिन अगेन मार्केट में आप इतना पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको पहले अच्छी तरह समझें कि वो होगा कैसे और रिटर्न कैसे जनरेट होगा। ये सवाल उसके लिए महत्वपूर्ण था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल इसके आगे फॉलो कर रहा है, वो है सुरेंद्र साहब का ईमेल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। सुरेंद्र श्रीराम पेशावे पुणे से हमें सवाल पूछ रहे हैं, एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, 3 से 5 साल के लिए 25 लाख रुपए का निवेश करना है और किन फंड्स में बेहतर होगा। तो अगेन एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल हो गया यहाँ पर ऋषभ, जिसमें ये 25 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम एक साथ लगाना चाहते हैं। छोटा ही वक्त ले रहे हैं, 3 से 5 साल का, लेकिन क्या
क्या कुछ सही फंड चुन के ये अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं? क्योंकि पहले वाले सवाल में तो ऑलरेडी उन्होंने फंड चुन लिए थे जो प्रिडोमिनेंटली मिड और स्मॉल कैप के थे। क्या ये यहां पर इस गलती से बच सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देता हूं विपिन जी। देखिए, अगर 3 साल का समय है तो फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में ना जाए और प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स में ना जाए, सिंपल डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करे या फिर फिक्स डिपॉजिट बना दे। डेट म्यूचुअल फंड्स में वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स देख सकते हैं, क्योंकि हम अभी करंटली इंटरेस्ट रेट का जो पीक है उसमें चल रहा है। अभी आइदर फ्रॉम मिड ऑफ दिस ईयर और एंड ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शायद से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब ही इंटरेस्ट रेट घटने स्टार्ट हो जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड इन्वेस्टर्स है उनको मार्क टू मार्केट में काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 3 साल का समय है तो डेट म्यूचुअल फंड्स में करे या फिर एफडीज बना दे, और अगर 5 साल का जो समय है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है, इक्विटी और डेट, वो उसमें इन्वेस्ट करे। मेरे हिसाब से काफी रिस्क रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल सॉर्टेड रहेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब यहाँ पर। तो आज का तो पूरा शो ही एजुकेशनल हो गया। शुरुआत में हमने बात की कि कैसे जो लोग एंट्री ले रहे हैं उन्हें क्या बातें ध्यान रखनी, लेकिन इत्तेफाक से सवाल भी इतने बढ़िया आए, इतने वैरायटी के आए, जहां पर जो भी मन में आगे सवाल आ सकते थे उनके जवाब आ गए। तो ये सुरेंद्र जी का भी सवाल उन्हीं में से एक कि अगर एक साथ लमसम पैसा लगाना है, कम समय के लिए लगाना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, राइट। और अब वक्त है आप आज के मेहमान से उनके टॉप 4 फंड्स पूछने का। ऋषभ, तो आप क्या एडवाइस कर रहे हैं आज? विपिन जी, वैसे तो मैं मिड एंड स्मॉल कैप्स ही फंड में टॉप 4 में डाल देता हूं मैं, मगर क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव चल रहे हैं, तो मेरे टॉप 4 फंड्स है एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंस बैलेंस एडवांटेज फंड। राइट, चलिए, तो ये 4 फंड्स ऋषभ की सलाह, और इसी के साथ बातों बातों में वक्त हो गया है समाप्त, लेकिन काफ़ी सारी बातें हो गई हैं आज, एंड आई होप कि ये हमारे दर्शकों को अच्छे निवेश के लिए ज़रूर प्रेरित करेंगी। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी सलाह दी और उन्हें इतने अच्छे फंड्स बताए। तो राइट योर मनी में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ इसी तरह के बढ़िया सवाल जवाब, और आपके पैसे को बढ़ाने की पूरी कोशिश होगी। आपके जवाबों का और सवालों का दोनों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।